नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड अजमेर द्वारा राजस्थान अध्ययन पुस्तक कक्षा 6 का चौथी यूनिट राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। इससे पहले अपन ने 3 यूनिट पढ़ ली है, वो वीके ट्रिक्स क्लासेज की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कक्षा 6 की चौथी यूनिट है राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। अर्थात जो प्रारंभिक युग था उसको प्रस्तर युग अर्थात पत्थर का युग, जो पत्थर को ही उपयोग में लिया जाता था। जैसे सामान्यतः पत्थर को आपस में भिड़ा कर रगड़ कर आग की उत्पत्ति की हो, और पत्थर के जो संसाधन जैसे किसी भी चीज़ को फोड़ कर खाना या फिर उसको मिक्स करके खाना, तो पत्थर का ही उपयोग किया जाता था। पत्थर के पहिए थे इत्यादि, पत्थर का उपयोग ज़्यादा होने के कारण प्रस्तर युग कहा जाने लगा। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, और जानवरों को शिकार के लिए भी अपने औजार पत्थर के बनाए जाते थे। उस समय जंगलों में कंदमूल एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। जंगलों में जो भी उनको कंदमूल मिलते थे अर्थात फल एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते थे। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण कुल्हाड़ी, गंडासा, छुर्रा मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुत तादाद में प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं उपकरण? उपकरणों में है कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा। ये क्या है? मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च। यह नदियों के किनारे क्यों मिले? क्योंकि नदियों में जो पानी है वो शुद्ध आता था और पीने लायक पानी होता था, तो वहाँ पर ही वो जो आदि मानव टाइप के लोग रहते थे वहाँ पर ही रह जाते थे और वहाँ पर ही अपना जीवन यापन करते थे। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लोह युग अवशेष प्राप्त हुए। प्रस्तर युग के बाद में तांबे का युग, कांस्य का युग, काल और प्रस्तार लोहे का युग। उसके बाद में क्या हुआ? फिर लोहे का अवशेष प्राप्त होने लगा, इसलिए लोह युग कहलाने लगा। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग हुआ, और अगर धातु की बात करें तो सर्वप्रथम क्या हुआ? तांबे का उपयोग हुआ। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेशर और आहड़ आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। क्या होता है? जैसे ताम्र सभ्यता है ना, तो इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से जो हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर से जो सीकर में है, और आहड़ से इत्यादि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। राजस्थान में द्रस्वती और सरस्वती दोनों नदियों की घाटी में पुराविद अम्लानंद घोष, इसका पुरातात्विक कौन था? अम्लानंद घोष था। करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की इन्होंने। 2 दर्जन अर्थात 24 के आसपास स्थलों की खोज की, जो कि हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। इनमें क्या है? कालीबंगा है, और कालीबंगा की खोज जो है अम्लानंद घोष ने की थी, और करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की, जो हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा सकता है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी के किनारे हैं। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। अगर खुदाई के बारे में पूछे किन के निर्देशन में हुई, तो डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है। कौन सा काल का मिला है? तो सिंधु सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब देखो, गौर करने वाली बात यह है कि जब सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, तो वहाँ पर उस टाइम में ईंटों का प्रयोग हुआ था। आगे देखते हैं। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। ये पूछा जाता है, और अभी पूछ सकते हैं कि लकड़ी व ईंटों की नालियाँ कहाँ, किस सभ्यता में बनी हुई मिली? तो कालीबंगा। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं, जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएँ बनी हुई हैं। जो चबूतरे मिले हैं, उनमें अग्निकुंड वेदिकाएँ बनी हुई हैं। संभवतः यहाँ धार्मिक कार्यों हेतु प्रयुक्त होते थे। और जो ये अग्निकुंड है, ऐसा माना जाता है और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो है धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होते थे। दूसरे टीले में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है।
जो कालीबंगा की नगर योजना है वह सिंधु सरस्वती की जो नगर योजना है उसके समरूप दिखाई देती थी, क्योंकि यहाँ पर समकोण में काटती हुई सड़कें इत्यादि थी, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था। यहाँ पर पानी की जो है निकासी थी, तो वहाँ पर भी पानी की निकासी हेतु नालियाँ बनाई हुई है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीन काल में बाढ़ जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, जो नगर की प्राचीन काल में 2 बार जोती हुई कृषि की भूमि के साक्ष्य मिले हैं। 2 बार मतलब एक साथ 2 फसलें उगाई हुई है, जिनमें जौ या फिर गेहूँ या फिर जौ या चावल इत्यादि हो सकते हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई? गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का खंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए। खुदाई में हमें पूछा जा सकता है कि क्या क्या मिला हुआ है, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाथी दांत का खंगा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, या फिर कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, तांबे का बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुआ। ऐसे ही गाय के मुख वाले प्याले प्याले कहाँ से प्राप्त हुए, तो जो है कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आघाटपुर या आहड़ दूसरी सभ्यता का नाम है, आघाटपुर या आहड़। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च आयड़ नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। धूलकोट किसे कहते हैं कि उदयपुर जो है उसके पूर्व में आहड़, जो बेड़च या आयड़ नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, उनको स्थानीय लोग क्या कहते हैं, धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यहाँ नाम पड़ा। बनास संस्कृति भी कहते हैं। ताम्रवती क्यों कहने लगे इनको लोग, क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजारों का निर्माण होता था, और इसी कारण जो है इसको ताम्रवती नगरी कहने लगे। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर नाम से भी जाना जाने लगा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे किस नाम से जाने लगा, तो अघाटपुर नाम से भी जाने जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत बांस और केलों से बनी हुई होती है। यहाँ पर मकानों की दीवारें किससे बनी हुई है, पत्थरों से, मिट्टी से बनी हुई है, जिनकी छत किससे बनी हुई है, बांस और केलों से बनी हुई होती है। बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी या मिट्टी की चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। जो बड़े कमरे थे, होल टाइप का कमरा था, उसके बीच में क्या हुआ, बांस की पर्दी या मिट्टी चढ़ाकर उसको छोटे छोटे कमरों में डिवाइड कर दिया गया। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने चूल्हे मिले हैं, 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक विधि के साक्ष्य है। ऐसा पूछा जाता है कि संयुक्त परिवार सामूहिक विधि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आहड़ से प्राप्त हुए। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। उच्च कोटि के क्या थे, यहाँ पर चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में बट्टीनुमा चूल्हा भी मिला है। आहड़ में क्या है, बट्टीनुमा चूल्हा मिला है। माना जाता है कि यह तांबा पिघलाया जाता था, और उस चूल्हे में क्या किया जाता होगा, क्योंकि ताम्रवती नगरी है तो तांबा पिघलाया जाता होगा। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, और जो है आहड़वासी क्या थे, बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। उन्हें कौशल अच्छी तरीके से आता था बर्तन बनाने के। यहाँ मिले लाल भूरे मर्दवांड हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। पूछा जा सकता है कि लाल भूरे मर्दवांड कहाँ से प्राप्त होते थे, तो आहड़ से, और आहड़ में हाथ की सफाई का अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। बनासियल बुल ईरानी धूपड़ा, जो बनासियल बुल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ। और ईरानी धूपड़ा, ईरानी धूप करने की वो धूपड़ा होता है, वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ। धूलकोट के 1951-52 ईस्वी में उत्खनन में तस्तरिया, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। धूलकोट में क्या हुआ है, 1951-52 में जो उत्खनन हुआ है, खुदाई हुई है, उसमें तस्तरियाँ प्राप्त हुई है, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभ्यता प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई है। पूछा जा सकता है कि ये जो सभ्यता है कैसे विध्वंस हुई, तो प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई है। इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलोंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। इस सभ्यता के लोग किधर बढ़े, जैसे उनके जो भी आबादी बढ़ी होगी वो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलोंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। आगे देखते हैं बालातल। वी एन मिश्र 1979 उदयपुर जिले के
वल्लभ नगर तहसील के बालाथल में जो सभ्यता मिली है वह बालाथल सभ्यता के नाम से जानी जाती है। बालाथल सभ्यता है किसने जो उत्पन्न किया, किसने खोजा, तो वीएन मिश्र 1979 में इसको खोजा। उदयपुर जिले के बल्लभ नगर तहसील में बालाथल में जो सभ्यता मिली है वह ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बालाथल अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो ताम्र पाषाणकालीन, तांबे और पाषाण जो पत्थर की है उस संस्कृति से संबंधित है। बालाथल में लोहा काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और बालाथल जो सभ्यता है उसमें लोहे के अवशेष मिले हैं, इसलिए लोहा काल जो सभ्यता है उसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियाँ के चिन्ह मिले हैं। वहाँ पर जो आहड़ थी वहाँ पर क्या था, तांबे गलाने की भट्टियाँ थी और बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बेराट के अतिरिक्त कौन सा स्थान है जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, तो ये बालाथल है। जैसे ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी बालक को अपनी माँ गोद में लेते हुए वस्त्र बुनती है तो बालाथल से बालक याद आ जाएगा। और माँ गोद में अक्सर ऐसा होता था पहले कि बालक को गोद में बिठाए हुए काम करती थी स्त्रियाँ, तो वहाँ पर क्या है, वस्त्र बुन रही है। तो ऐसे बेराट के अतिरिक्त और कहाँ पर ऊन बना हुआ ऊन का वस्त्र प्राप्त हुआ, तो बालाथल में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 11 कमरों का एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी मिले हैं। अब 11 कमरे कैसे याद रखेंगे, जैसे बच्चे हो गए परिवार में तो उनके लिए अलग अलग कमरे बनाएंगे, तो 11 बच्चों के लिए 11 कमरे हो गए, तो 11 कमरों का बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह भी मिले हैं। बालाथल में तांबे की चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि मिले हैं। और जो बालाथल है उसमें कौन कौन से औजार मिले हैं या कौन कौन से जो है सामान मिले हैं, तो तांबे की चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिली है, बाण मिला है, कर्णफूल जो कान का एक आभूषण है, कर्णफूल मिला है, गले के हार, लटकन इत्यादि मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्रचलित पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन मिले हैं। और ये भी लाइन है जो मोस्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ से प्राप्त होती है, तो बालाथल, जिसमें पशुपालन, शिकार और जीविका ये तीनों सम्मिलित थे। हम गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं तो गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर जिले के नीम के थाना तहसील में गणेश्वर में यह सभ्यता मिली है। इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। अब देखो जो कक्षा 6 की बुक राजस्थान अध्ययन है जिसमें जो लाइन जैसे लिखी हुई है वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें जो भी अपडेट हुआ है उसको अपन अपडेट कह सकते हैं, लेकिन उस बुक में जब तक अपडेट नहीं होगा अपन उस बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में गणेश्वर में यह सभ्यता मिली है। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। कहाँ पल्लवित प्रफुल्लित हुई है, तो पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। पल्लवित तथा पली बड़ी है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता में क्या हुए, ताम्र उपकरण, तांबे के जो उपकरण मिले हैं जिनमें बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे, फलक, अंगूठियाँ इत्यादि मिली हैं। एक जैसे जो औजार या सामान है वो कई जगह मिल सकते हैं, तो लेकिन जो अलग है सबसे उनको याद रखना है हमें। जैसे ये है मछली पकड़ने के कांटे, तो ये अक्सर गणेश्वर सभ्यता से पूछा जाता है कि मछली पकड़ने से कांटे कहाँ से मिले हुए हैं, तो गणेश्वर सभ्यता से। जो भी 2-2 3-3 है ना, जहाँ जहाँ भी मिक्स है वो नहीं पूछे जाते, जो अलग है होता है उसी को पूछा जाता है। तो गणेश्वर में ताम्र उपकरण मिलते हैं, उनमें बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे, फलक, अंगूठियाँ इत्यादि मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदारी सिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। दोहरी पेचदारी, यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदारी सिरा वाली ताम्र पिनों, जैसे दोनों तरफ कोई पिन थी उसके दोनों तरफ नुकीली थी और उसको क्या है पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था, वहाँ पर भेजा जाता था, ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखते हैं। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। और पहली हड़प्पा पूर्व संस्कृति हल्के लाल रंग के बर्तन मिले, पतले बर्तन। दूसरी लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, दक्कन हांडी आदि प्रमुख है।
गणेश्वर में क्या है, 2 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कौन कौन से? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरे कौन से? लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इसलिए 2 सभ्यताओं का भी पता चलता है कि 2 सभ्यताएं फली फूली है यहाँ पर। कौन कौन सी? हड़प्पा पूर्व संस्कृति और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि प्रमुख है। नेक्स्ट देखते हैं, बेराट सभ्यता। जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बे में यह सभ्यता है। यहाँ बीजक की पहाड़ी एवं भीम की डूंगरी प्रसिद्ध है। ये कई बार पूछा गया है कि बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी सभ्यता किससे संबंधित है। कम से कम 10 बार तो पूछा गया है कि बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित। तो ये बेराट सभ्यता। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। महाभारत में इसका उल्लेख हुआ जो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भी यह एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से अशोक के स्तंभ, लेख, भ्राबू या बेराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर क्या है, जो अशोक के 2 स्तंभ लेख, भ्राबू या बेराट शिलालेख और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बेराट सभ्यता से। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क या 28 भारतीय यूनानी शासकों की जो है। यहाँ से कुल मिलाकर यही बात पूछ जाएगी, अशोक का संबंध या फिर बौद्ध स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बेराट सभ्यता लगा देना। यहाँ एक कमरे में 36 मुद्राएं प्राप्त मिली हैं, जिनमें 8 पंचमार्क, 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले, हाथ कसे बना हुआ वस्त्र भी मिला है। तो इसमें क्या है कि अलंकृत घड़े, ये पूछा जाता है, अलंकृत घड़े पूछ लिया जाता है, और नाचता हुआ पक्षी भी पूछ लिया जाता है, पत्थर की संदूकें भी पूछ लिया जाता है। ये लोहे के किले इत्यादि ज़्यादा नहीं पूछते। तो इन 3-4 जो उपकरण हैं, इनका ध्यान रख लेना कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य सभ्यता संस्कृति केंद्र। जो अन्य सभ्यता संस्कृति केंद्र है उनको देखते हैं। भीलवाड़ा में कौन सी है? बागोर ओजियाना सभ्यता है। जयपुर सांबर में जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा, अब देखो जोधपुरा से नाम में ऐसा लग रहा है कि जोधपुर में होगी, लेकिन ये कहाँ है? जयपुर में है, सांबर के आसपास। टोंकनगर रेड सभ्यता। रेड कौन सी जिले में है? टोंकनगर में है। नगरी कौन सी जिले में है? चित्तौड़ में नगरी। भरतपुर में कौन सी है? नौ है। जालौर में कौन सी है? भीनमाल सभ्यता है। राजसमंद में कौन सी है? पचमथा या गिलोंड। उड़ीकर में कौन सी है? अलवर। और नलियासर कहाँ पर है? तो जयपुर में है। इत्यादि जो ये सभ्यताएं हैं और उनके संबंधित जो केंद्र है वो आ गए। अब जो अभ्यास प्रश्न है उनको देखते हैं। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? ये है अपने हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक का भ्राबू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का भ्राबू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह है बेराट सभ्यता से। कौन से जिले से? बेराट से। नेक्स्ट देखते हैं, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये है बेराट से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली? तो कहीं पर भी दिमाग नहीं लगाना, बस जो भी मुद्राएं आती है तो वहाँ पर बेराट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बीजक की पहाड़ी एवं भीम की डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये भी कौन सी आ जाएगी? आहड़, गणेश्वर, बालातर या बेराट, कौन सी आएगी इसमें? बेराट आ जाएगी। कौन सी आएगी? बेराट, ए ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो हाथ से बुने हुए वस्त्र कौन सी सभ्यता से? आपने एक लॉजिक भी लगाया था कि जैसे बैठी हुई स्त्री अपने गोद में बच्चे को लेकर, बालक को लेकर, तो कौन सी आ जाएगी इसमें? बेराट और बालाथर दोनों। बैठी हुई स्त्री बैठकर, बेराट में बैठ के हो गए, बालाथर बच्चे को लेकर, ऐसे सब ऑप्शन सही हो जाएगा। ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचय संस्कृति कौन सी है? तो कालीबंगा है, रेड है, गणेश्वर है, बालाथर है। कौन सी है? अपनी गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी, सब ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? किस धातु का प्रयोग किया गया? लोहे का, सोने का या फिर चांदी का या तांबे का? तो इसमें द ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबे का।
9वां प्रश्न है, अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए। अग्निकाएं वेदिकाएं कहाँ से हुई है? तो कालीबंगा हो गई, रेड हो गई, गणेश्वर हो गई या फिर बालातल है। इसमें कौन सा आएगा? ए ऑप्शन, कालीबंगा से अग्निकुंड या वेदिकाएं साक्ष्य प्राप्त हुए। 10वां प्रश्न है, 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाने जाने लगा? अघाटपुर नाम से किसे जाने लगा? आहड़ को। और वैसे भी इसके नाम से जो मैच हो रहा है वो आहड़ ही है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अंत तक बने रहे आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब ये अपनी चौथी यूनिट हो गई, इसके बाद में नेक्स्ट 5वीं आएगी, 6ठी आएगी, ऐसे करके 10 यूनिट तो कक्षा 6 की है। उसके बाद में फिर 7वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, ऐसे करके 12वीं कक्षा तक राजस्थान अध्ययन की संपूर्ण जो अपन अध्ययन कर लेंगे।